हैं उनमें से फर्स्ट वन को मैं डिस्कस कर रही फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि सिर्फ इसको अगर आप देख लें अपने जो आपको लेसन्स जिस तरह से पढ़ाए जाए और उसके मुकाबले में जिस तरह से पढ़ाए जाने चाहिए थे, या जिस तरह से अब हमें अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने चाहिए, एंड हाउ दे कैन बी मोर रिजल्ट ओरिएंटेड। हमें क्या किया जाता है कि आमतौर पे एक टेंस एक वक्त में पढ़ाया जाता है। इसके मुकाबले में अगर हमें इस तरह से कर दिया जाए कि 3 कैटेगरीज बना दी जाए, जिसमें प्रेजेंट के चारों टेंसेस, पास्ट के चारों टेंसेस और फ्यूचर के चारों टेंसेस, यानी एक लेसन हो प्रेजेंट के टेंसेस का और एक हो पास्ट का और एक हो फ्यूचर के टेंसेस का, जिसमें प्रेजेंट के सारे टेंसेस, उनकी आइडेंटिफिकेशन कि वो कैसे उनके जुमले एक से दूसरे के साथ मुख्तलिफ होते हैं, इसी तरह उनका हेल्पिंग वर्ब कैसे कैसे चेंज होता है, यानी इंडेफिनिट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, लगता भी है कि नहीं लगता, कंटिन्यूअस में क्या लगता है, फिर जब हम परफेक्ट में काम करते हैं तो क्या लगता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में किस तरह से चेंज हो जाता है। इसी तरह फॉर्म ऑफ वर्ब। अब कंपेयर एंड कंट्रास्ट या सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस के सिनारियो में डिस्कस करके अगर हम टेंसेस करवाएंगे तो उसके रिजल्ट्स जो है वो बेटर होंगे और अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत बेटर होगी। इसी तरह जब क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहे होते हैं, उसके साथ साथ वो अगर बच्चों को नोट टेकिंग कह लें कि बेटे जो मैं पढ़ा रही हूँ इसके जो इंपॉर्टेंट नोट्स बनते हैं, आप एक स्टिकी नोट पे या अपनी कॉपी के एक छोटे से पेज पे लिखते जाएं, व्हाट इंपॉर्टेंट डिड यू लर्न। इससे ये होगा कि हाई लेवल की बच्चों की ट्रेनिंग हो जाती है इन फ्यूचर भी, जब भी वो किसी का लेक्चर, किसी भी समझाने वाले की बात, किसी भी स्टोरी टेलर की स्टोरी, कुछ भी ऐसा सुन रहे होते हैं, दे कैन टेक द नोट्स ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड देन समराइज इट, उसको अपने वर्ड्स में लिखने के काबिल हो जाते हैं। सो आप लोगों के लिए टाइटल इसको याद रखिएगा, मार्जानोज 9। इमेजेस में जाएंगे तो ये सारे आ जाएंगे। एक एक स्ट्रैटेजी पे आप गूगल कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे लेक्चर्स देख सकते हैं कि हाउ टू यूज सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस स्ट्रैटेजी इनसाइड द क्लासरूम टू टीच साइंस, टू टीच मैथ, तमाम सब्जेक्ट्स के लिए आपको इसको यूट्यूब पे लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे और बहुत सारा मटेरियल आपको इस पे मिल जाएगा। सर नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा प्लीज। हेलो माँ, हम उनको मैसेज करके नेक्स्ट। हाँ, थोड़ी सी बात हम करेंगे टूल्स एंड स्ट्रेटजीज पे। स्ट्रेटजीज पे पीछे हमने बात कर ली। अब आप में से कोई मुझे बता दे कि टूल्स क्या होते हैं और स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। अगर आप में से कोई जल्दी से बता देगा तो मैं आगे प्रोसीड करूंगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टूल्स एंड स्ट्रेटजीज, क्या फर्क है दोनों में? टूल्स इज रिसोर्सेज, ओके गुड। यूज्ड इन लर्निंग एक्टिविटीज, ठीक है। या फिर ये कह लें कि कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी जिसको मैंने इंप्लीमेंट करना है, उसको इंप्लीमेंट करवाने के लिए जो रिसोर्स मुझे चाहिए होगा, दैट इज कॉल्ड टूल। फॉर एग्जांपल, फाइंड द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन समथिंग। अगर मैंने ये एक्टिविटी करवानी है और मैं एक वेन डायग्राम बना के अपनी क्लासरूम में ले जाती हूँ। सर अगली स्लाइड कीजिएगा, वेन डायग्राम मैं निकाल लूँ ताकि एक्सप्लेन कर सकूं। जी जी, यहाँ पे आपको वेन डायग्राम अपने सामने नजर आ रही है। ये मैं अपनी क्लास को दे सकती हूँ कि अभी दो चीजें हैं। लेट से अभी जैसे हमने टेंसेस की एग्जांपल दी, तो मैं दो टेंसेस अगर बना दूं, एक साइड पे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया, एक साइड पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया, इनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बताएं। सिमिलैरिटीज में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? दोनों में सब्जेक्ट मौजूद होता है, दोनों में वर्ब मौजूद होता है, दोनों में लेट से ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, ये सिमिलैरिटीज आ गई। डिफरेंसेस क्या है कि एक में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, तीसरे में दूसरे वाले में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, फर्स्ट वन में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, सेकंड वन में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। सो जब हम कंपेयर एंड कंट्रास्ट करवाएंगे तो बच्चों के माइंड की ट्रेनिंग हो जाती है टू डिस्कस द थिंग्स, टू कीप डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम इन देयर माइंड। ठीक है, आगे करें सर। फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात हमने बिल्कुल शुरू में की थी, उसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। बस इतना कहूंगी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए विद इन अ मिनट में एक्सप्लेन करूंगी एंड वी विल मूव अहेड।
फॉर्मेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट होती है जो ऑन गोइंग होती है, जो क्लासरूम में हम मल्टीपल टाइम्स करते हैं। इसके डिफरेंट वेज हो सकते हैं। बाजू का टीचर्स बच्चों को बोर्ड पे बुला के उनसे सॉल्व कुछ करवा लेते हैं कि जी अच्छा क्वेश्चन समझ में आ गया, आओ बेटे आप बोर्ड पे आके ये क्वेश्चन करो। व्हाट द टीचर इज डूइंग, शी इज एक्चुअली कंडक्टिंग द फॉर्मेटिव असेसमेंट टू मेक इट श्योर कि बच्चों ने वो सीख लिया जो वो सिखाना चाहती हैं। इसी तरह हम बच्चों को बाजुकात फिल इन द ब्लैंक्स दे देते हैं, ट्रू और फॉल्स दे देते हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज दे देते हैं करने के लिए हम एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, या कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस, एक पैराग्राफ पढ़ाया और फिर बच्चों से सवालात किए उसके बारे में। तो दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। इस पे नोट्स मेरे पास मौजूद हैं कि कौन कौन से वेज हैं। 60 वेज ऑफ कंडक्टिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट जो कि आप अपने डेली क्लासरूम में कर सकते हैं। यानी ये नहीं मैं कह रही कि आपने 60 के 60 वेज इंप्लीमेंट करने हैं, बट आई एम सेंडिंग यू द रिटन नोट्स जिसमें आपके पास 60 वेज हैं, 60 स्ट्रैटेजीज हैं टू कंडक्ट द फॉर्मेटिव असेसमेंट इन द क्लासरूम। उसमें से आप सिलेक्ट कर लें, लेट से आप उनमें से कोई 5 मिनट पिक कर लेते हैं और उनको अपनी क्लास में अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं, they will make a clear difference in the way you teach and the way your students learn. सर अगली कीजिएगा प्लीज। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि हमने क्लासरूम में सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, इसके साथ साथ हमारी एज अ टीचर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो आ जाती है वो आर्ट ऑफ गिविंग फीडबैक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान वहां पे फीडबैक का तस्वुर ही नहीं है, सिवाय इसके कीप अप द गुड वर्क, एक्सीलेंट, ग्रेट, हमें ये वाली फीडबैक मिलती है, या पे मोर अटेंशन टू योर वर्क, या डू योर वर्क नीटली। दिस इज नॉट, आई एम सॉरी टू से, दिस इज नॉट द फीडबैक। देखें, अगर आप मुझे कहते हैं कि तुम बहुत अच्छी हो, ये कोई फीडबैक नहीं है। मुझे नहीं पता चलेगा कि आप मेरी किस बात की तारीफ कर रहे हैं, मैं ड्रेसिंग अच्छी करती हूँ, मेरी हैबिट्स अच्छी हैं, या क्या है। अगर आप मुझे ये बता दें यार तुम अच्छे तरीके से बात करती हो, अगर आप मुझे ये बता दो कि यार आप फ्रेंडली हो, मुझे पता चल जाएगा व्हाट एस्पेक्ट ऑफ माइंड यू आर अप्रिशिएटिंग एक्चुअली। इसी तरह अगर आप कहें यार यू नीड टू इम्प्रूव द वे यू टॉक, आपने मुझे भले नेगेटिव फीडबैक दे दी लेकिन आपने मुझे बड़े टारगेटेड वे में बता दिया व्हाट नीड्स टू बी करेक्टेड इन मी। इसी तरह जब आप किसी बच्चे का काम चेक करते हैं तो जब तक आप उसको, हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में कहते हैं इंटीमेट फीडबैक, आई राइट इट हियर फॉर यू, हम इसको कहते हैं इंटीमेट फीडबैक। इंटीमेट फीडबैक होती है द फीडबैक दैट इज स्पेसिफिक टू वन स्टूडेंट ओनली। किसी एक स्टूडेंट को उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के बारे में गाइड कर देना। एक टीचर का रोल ही ये है कि बच्चा जिस एक स्पेशल चीज के साथ स्ट्रगल कर रहा है उस पे उसको इम्प्रूव करवाए, उसके बारे में बताए कि बेटा लेट्स से मैं एक बच्चे का काम हमेशा चेक करती हूँ और उसकी स्पेलिंग मिस्टेक ज्यादा है, तो मैं उसको बताऊं कि बेटा स्पेलिंग्स को आपने फोकस करना है, बजाय इसके कि मैं एक जेनेरिक किस्म का नोट लिख दूं, यू नीड टू इम्प्रूव योर होमवर्क, डू योर होमवर्क केयरफुली। एक बच्चा जो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक के साथ होमवर्क लेके आता है और उसको मैं कहती हूँ कि डू योर होमवर्क केयरफुली, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प माई चाइल्ड। मेरे लर्नर को ये बात हेल्प नहीं करेगी, उसको कभी भी समझ नहीं आएगी कि मेरी टीचर किस बात के लिए केयरफुली करने। अगर इसकी बजाय मैं ये कह दूं try to focus on your spelling mistakes, try to correct your spellings, बी केयरफुल अबाउट द स्पेलिंग मिस्टेक्स, अगर मैं इस तरह की स्टेटमेंट बना दूं, ये दो बातों की निशानदेही करता है। एक तो ये कि आई एम कीपिंग अ क्लोज आई ऑन माई स्टूडेंट वर्क, मैं अपने बच्चों का काम बहुत ध्यान से चेक करती हूँ। सेकेंड थिंग, आई एम हेल्पिंग देम टारगेटिंग देयर एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, जिसके बाद रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, इंटीमेट फीडबैक को याद रखना है। और दूसरा सैंडविच फीडबैक को याद रखना है कि आपने किस तरह से करना है। जब भी हम किसी के साथ बात करें, इट्स नॉट द जनरल रूल के सॉरी इट्स नॉट द स्पेसिफिक रूल टू टॉक अबाउट द चिल्ड्रन। किसी भी लाइफ के किसी भी मुकाम पे किसी कोलीग के साथ, किसी सीनियर के साथ, किसी जूनियर के साथ, किसी रिलेटिव के साथ, किसी के भी साथ आपने रिमार्क्स पास करने हैं तो उसका बेस्ट, अगर आप वाकई में अगले बंदे के लिए पॉजिटिव सोच रखते हैं और आप चाहते हैं कि द पर्सन नीड्स टू करेक्ट और मैं उसकी बेहतरी के लिए, हमारे मुआशरे में ये होता है ना कि अगले बंदे को डिस्करेज कर करके उसको वैसे ही मार देते हैं और फिर कहते हैं भला मैंने क्या बुरा किया, मैं तो उसका भला चाहती थी इसलिए मैंने बोला।
भला करने का भी वे होता है, एक ऐसा तरीका होता है कि जिससे अगले बंदे को बात बुरी भी ना लगे, आपका मकसद भी पूरा हो जाए और अगले बंदे में वाकई बेहतरी आ जाए। उसका तरीकेकार ये है कि स्टार्ट एप्रिशिएटिंग समथिंग। दुनिया का कोई भी बंदा है तो कोई भी बात, उसकी कोई एक बात तो होगी जो अप्रिशिएट करने वाली होगी। इसी तरह आपका लर्नर है, उसकी कोई बात तो अप्रिशिएट करने वाली होगी। ढूंढें वो, उनकी स्ट्रेंथ्स पे गौर करें, क्योंकि एज अ टीचर हमारा काम क्रिटिसाइज करना नहीं, बल्कि दे आर द पर्ल्स, हमने उनकी जो शाइन है उसको रिफाइन करना है। उनकी जो ब्राइटनेस है, दे आर ऑलरेडी ब्राइट, हमारा काम है उनको ब्राइटर करना। तो बच्चे के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द पर्सनैलिटी, ऑफ द वर्क, ऑफ द लर्निंग, ऑफ द स्कूल बिहेवियर, किसी भी ऐसी बात को लेके पॉजिटिवली स्टार्ट करें। एडमायर द चाइल्ड, अप्रिशिएट एंड एनकरेज द चाइल्ड, और उसके बाद आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें। मैंने सैंडविच फीडबैक के लिए बहुत सारे इमेजेस ढूंढे, लेकिन मुझे डिटेल्ड नहीं मिल रहे थे। फिर मैंने ये वाला इमेज सिलेक्ट किया जिसमें मैंने आपको ये चीज दिखाने की कोशिश की। मैं अगर वैसे क्लोज सैंडविच भी बना देती तो वो बनता वही था, आर्ट ऑफ सैंडविच फीडबैक। लेकिन इसमें मैंने क्या किया है, मैंने आपकी तवज्जो दिलाने के लिए इसको एक्सपेंडेड इमेज दिया है कि आप जब कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहे होते हैं तो इग्नोर ना करें, डोंट गो सुपर फ्लुएंट। आप इग्नोर ना करें, हर हर एक बात को एक्सप्लेन करें। बच्चे को बताएं कि बेटे आपकी स्ट्रेंथ्स ये हैं और आपकी वीकनेस ये हैं, and wrap up your sandwich with some encouragement remarks and show the child that yes you can do it, आप कर सकते हो। उसको एनकरेज कीजिए। इस तरह जब आपने सैंडविच को, अपने फीडबैक को आप दोनों तरफ से पॉजिटिव फीडबैक के साथ कवर अप करेंगे तो इंशाल्लाह इट विल play an important role in the process of retention, in the process of their learning। और यही वो बच्चे होते हैं कि जब 8 से 10 साल बाद आपकी क्लास चली भी गई होती है तो वो कहीं ना कहीं से आपका नंबर ढूंढ के आपको कॉल करते हैं कि मैम थैंक यू सो मच, हियर आई एम टुडे एंड यू आर द रीजन आई एम हियर। मैं इजाजत चाहूंगी आपसे, आप लोग मुझे एक क्विक फीडबैक दे दें। नहीं सर इसको रहने दीजिए, मैंने इसको पीछे डिस्कस कर दिया है ये, हाँ बस यहाँ पे रहने दीजिए। लास्ट वाली मैंने फीडबैक पे खत्म कर दिया है, वो पॉइंट मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। वो फेस टू फेस में होता तो हम कुछ और करते। जी मुझे एक क्विक फीडबैक दे दीजिए, हाउ डिड यू एंजॉय द सेशन। और आई होप कि आपको ठीक लगा होगा, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। बट लर्निंग इज अ जर्नी, इट नेवर एंड्स विद द टाइम। अगर इसने आपके अंदर क्वेश्चंस छोड़े हैं, सवालात छोड़े हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया, क्योंकि मेरा मकसद प्यास बुझाना नहीं, प्यास लगाना है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग वंडरफुल ऑडियंस। बहुत शुक्रिया मैडम आपका, आपने इतना सारा वक्त भी दिया और माशाल्लाह से आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया है इसको, द आर्ट ऑफ लेसन प्लानिंग। और हम उम्मीद करते हैं कि जितने लोग तकरीबन को 60 से ज़्यादा लोग थे इस सेशन में, मुख्तलिफ औकात में हमारे साथ रहे हैं, उन्होंने यकीनन बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जितने भी लोग हैं ये पूरे पाकिस्तान से लोग हैं, कश्मीर से भी हैं, बलूचिस्तान से भी हैं, पंजाब, सिंध और हर मतलब पाकिस्तान के हर हिस्से से लोग हैं। ये एक ऐसी क्लास है जिसमें पूरा पाकिस्तान आपके साथ है, तो हम सब आपके शुक्र। जी सर क्या कह रहे थे आप। साहिबा अंजुम कह रही है लॉट ऑफ क्वेश्चंस। साहिबा अंजुम, जब आप कोई रियल ट्रेनिंग सेशन अटेंड करते हैं तो यू आर लेफ्ट विद क्वेश्चंस। जी चाय